हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है समर हिल की पहाड़ियां। अगर शिमला को देखा जाए तो शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। शिमला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन 7 पहाड़ियों में से ही एक पहाड़ी है समर हिल, और इस समर हिल पहाड़ी पर ही स्थित है शिव बावरी टेम्पल। शिव बावरी टेम्पल पर 14 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के आसपास अचानक से ऊपर की पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से मंदिर का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो जाता है। चूंकि सावन का महीना चल रहा है, उस पर भी सोमवार का दिन था, तो ऐसे में श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे। इस दुर्घटना में कम से कम 25 लोगों का मृत्यु भी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में ये घटना यानी बादल फटने का घटना, भूस्खलन का घटना सिर्फ शिमला में ही नहीं हुआ, बल्कि सोलन जैसे अन्य क्षेत्र में भी हुआ। अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों का मृत्यु हो गया है। अचानक से बादल फटा, भूस्खलन हुआ, और जो भारी भरकम मलबा है जिसमें बहुत सारा पानी था, मिट्टी था, चट्टानों के बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़े थे, पेड़ पौधे थे, ये सारा का सारा मलबा अचानक से घर के ऊपर पहुंच जाता है, जिस वजह से 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटना और भूस्खलन की यह कोई नया घटना नहीं है। आपको याद ही होगा 2013 में आया केदार घाटी का आपदा। केदार घाटी में भी बादल फटने और भूस्खलन की वजह से ही ये कुछ हुआ था। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि बादल फटने की घटना क्या होता है। मान लिया कि एक लोकेशन है, वो लोकेशन पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि बादल फटने की घटना पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है। बादल में जितना भी पानी है, अगर सारा का सारा पानी एक ही बार में किसी क्षेत्र पर गिर जाए तो इसी को बादल फटना कहते हैं। ये जस्ट लाइक ऐसा ही है जैसे कि आपके छत के ऊपर पानी का जो टंकी है, उस टंकी के सारे पानी को अगर आप एक बार में गिरा देंगे तो जो परिदृश्य आपको दिखेगा वैसा ही कुछ बादल फटने पर भी होता है। इस वीडियो में आगे देखते हैं कि भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यानी लैंड स्लाइड। हिमालय क्षेत्र की अगर लोकेशन को देखिएगा तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, क्योंकि हिमालय एक नवीन पर्वत है, एक वलीद पर्वत है। आप अगर कभी सिक्किम गए होंगे, दार्जिलिंग गए होंगे, या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर अक्सर चट्टानें टूटकर आ जाती हैं, या चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर आ जाते हैं। जब आप इन पहाड़ी राज्यों में गए होंगे तो आपने कई बार ये भी ऑब्जर्व अवश्य ही किया होगा कि कई जगह पहाड़ों के ऊपर लोहे का जाल लगा हुआ है। अब लोहे का जाल इसलिए लगाया जाता है ताकि छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं वो रोड पर न आए। अब छोटे छोटे टुकड़ों को रोकने से क्या होगा दोस्तों, आपको यह भी समझना होगा कि जब कोई बड़ा चट्टान टूटता है तो उसके पहले छोटी छोटी चट्टानें दरकती हैं, यानी छोटा छोटा टुकड़ा गिरता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों के बड़े चट्टान से निकलने की वजह से चट्टानें और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से बड़ा चट्टान भी गिर जाता है। तो इस तरीके से जाली लगाने से काफ़ी हद तक चट्टानों को गिरने से रोका जाता है। अगर शिवालिक रेंज में देखा जाए, यानी हिमालय का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, तो यहाँ काफ़ी वनस्पति भी मिलता है। अगर और बारीकी से देखा जाए तो चूंकि चट्टान ऑलरेडी ऐसे भी कमज़ोर है, चट्टान के ऊपर मिट्टी का लेयर है, उसके ऊपर वनस्पति रहेगा। वनस्पति में घास हो सकता है, झाड़ी हो सकता है, या अन्य पेड़ पौधे हो सकते हैं। अब समझते हैं कि भूस्खलन का मतलब क्या हुआ। जब बादल फटने का घटना होता है, यानी बादल में जितना भी पानी है वो पानी जब एक ही बार ऐसे पहाड़ों पर गिरता है, जिस पहाड़ों के ऊपर बहुत सारा वनस्पति वगैरह भी रहता है, चूंकि चट्टानें भी कमज़ोर होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो पहाड़ का चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो मिट्टी का लेयर है, उसके ऊपर जो घास या अन्य वनस्पति है, सब नीचे की तरफ घसकना शुरू हो जाता है, और इस घटना को ही भूस्खलन कहते हैं। यानी सामान्यतः भूस्खलन की घटना बादल फटने के जस्ट बाद होता है। आपने अभी तक बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें पानी का दलदल है, जिसमें कार फंसी हुई है, ये दलदल घरों के ऊपर से गुजरता है, बहुत सारी मोटर गाड़ियाँ इसमें फंसी हुई रहती हैं, और ये दलदल लगातार बहते भी रहता है। आपने ये भी समझ लिया कि भूस्खलन का जो घटना है बादल फटने के बाद पहाड़ों के ऊपर शुरू होता है, लेकिन इसका खतरनाक प्रभाव तब दिखता है जब ऊपर से चला ये मलबा नीचे पहुँचता है। अगर हिमाचल और उत्तराखंड में बने घरों को देखा जाए, जो भी पारंपरिक घर है या जो भी वहाँ पर होटल रेस्टोरेंट वगैरह खुला है, वो मैक्सिमम ढलानों पर ही स्थित है। तो ऐसे में आप अंदाज लगा सकते हैं उस भयानक नज़ारा के बारे में, जिस पहाड़ी के ऊपर बादल फटा और उस पहाड़ी के नीचे या उस पहाड़ी के बीच में कोई घर है या कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, तो उससे कितना उसको नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद ये समझते हैं कि रवि चोपड़ा समिति का रिपोर्ट क्या है। 2013 में केदार घाटी में जब आपदा आया था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा रवि चोपड़ा जो पर्यावरणविद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति ने अपना सिफारिश भी दिया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि रवि चोपड़ा समिति के अधिकांश सिफारिशों को अभी तक जमीनी स्तर पर उतारा नहीं गया है। तो ऐसे में आपके लिए ये भी समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है कि आखिर रवि चोपड़ा समिति का रिपोर्ट है क्या। रवि चोपड़ा समिति के सिफारिश में ये बात कहा गया था, हिमालय क्षेत्र में चट्टानों को विस्फोट के द्वारा नहीं तोड़ा जाए, हिमालय क्षेत्र में चट्टानों को कर्सर के द्वारा ही तोड़ा जाए, क्योंकि जब विस्फोट के द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता है तो पूरे के पूरे पहाड़ में ही कंपन शुरू हो जाता है, जिस वजह से ओवरऑल पूरा का पूरा पहाड़ कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। हालांकि रवि चोपड़ा समिति के सिफारिश में ये बात भी मेंशन था कि जो सुरंग आदि का निर्माण है वहां पर तो विस्फोट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं और प्रकृति के बीच कितना ज़्यादा टकराव है।
आपको ये बात भी समझना होगा कि हिमालय का जो ये पूरा का पूरा रीजन है भूकंप जोन 4 और 5 में आता है। अगर ओवरऑल भूकंप जोन को देखा जाए कि हमारे देश भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है, तो 4 अलग अलग भूकंप जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। इसमें 4 और 5 काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं, यानी काफ़ी संवेदनशील होते हैं। रवि चोपड़ा समिति के सिफारिश में ये बात भी कहा गया है कि भूकंप जोन 4 और 5 में बड़े निर्माण कार्यों को रोका जाए। इसके अलावा रवि चोपड़ा समिति के सिफारिश में ये बात भी कहा गया था कि जो घाटी 2000 मीटर से ज़्यादा गहरी हो वहाँ पर निर्माण कार्य न हो। अब 2000 मीटर से गहरी जो घाटी है वहाँ पर निर्माण कार्य न हो, ऐसा क्यों कहा गया, तो इसको समझिए। 2000 मीटर गहरे घाटी को समझिए। मान लिया कि एक पर्वत है जिसका ऊंचाई जमीन से, यानी कि जो समतल मैदान है जिसको घाटी कहते हैं, वहाँ से 2000 मीटर ऊंचा है। उसके ऊपर मान लिया बादल फटने का घटना हुआ। चूँकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जब बादल फटेगा तो पूरा का पूरा मलबा तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जो पूरा मलबा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उसका डिस्ट्रक्टिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। दोस्तों, अगर समर हिल को देखा जाए तो ये भूकंप जोन 4-5 में आता है। इसका ऊंचाई 2123 मीटर है। यानी रवि चोपड़ा समिति के हिसाब से देखा जाए तो इस क्षेत्र में बड़े निर्माण कार्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे में सवाल ये है कि क्या इस क्षेत्र में बड़ा निर्माण कार्य नहीं हुआ है? जब से रवि चोपड़ा समिति का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, यहाँ पर बड़े निर्माण कार्य हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि मंदिर का भी तो निर्माण हुआ है। मंदिर हालांकि पहले से था और मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत विशाल नहीं होता है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जहां पर ये दुर्घटना हुआ है, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं हाल फिलहाल के वर्षों में। ये घटना जैसे ही हुआ सुबह में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हो गई। अगर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की बात किया जाए तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म हुआ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ का फुल फॉर्म हुआ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ में सेना और अर्धसैनिक बलों के लोग जाते हैं, जबकि एसडीआरएफ में स्टेट पुलिस के लोग जाते हैं। 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 2006 में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का गठन किया गया था। ओवरऑल अगर ये देखा जाए कि केदार घाटी में 2013 में जब दुर्घटना हुआ तो उसके बाद हमने क्या सीखा, तो हमने अभी तक कुछ खास सीखा नहीं है। आखिर बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएं क्यों हो रही है? क्या इनको रोका जा सकता है? तो देखिए, इनको रोका तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन इसको नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। आखिर हो क्यों रहा है? तो हो क्यों रहा है इसको समझिए। इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, मानव हस्तक्षेप एक्सेस हो रहा है, बहुत सारे घरों, रेस्टोरेंट, होटल, दुकानों का तीव्र निर्माण हो रहा है। इस क्षेत्र में पहाड़ों को तोड़कर तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। चूंकि यहाँ की चट्टानें पहले से ही कमजोर हैं, इन प्रक्रियाओं की वजह से और भी कमजोर हो रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बांधों का निर्माण हो रहा है। अब चूंकि बड़ी बड़ी बांधों की वजह से जल का एक विशाल राशि एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से पहले से ही कमजोर इन चट्टानों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसने यहाँ के नेचुरल सिस्टम पे बहुत अतिरिक्त प्रेशर पैदा कर दिया है। अब इस वीडियो के लास्ट में देखते हैं कि आखिर उपाय क्या किया जा सकता है, आखिर क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग को ओवरऑल दुनिया में कम किया जाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे दुनिया में हो रहा है, पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को वो प्रभावित कर रहा है। अगर हमारे देश भारत की बात किया जाए तो COP21 सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था 2015 में, उसमें भारत ने जो वादा किया था, भारत उन वादों को निभाने में लगा हुआ है। लेकिन पश्चिमी देश ऐसा नहीं कर रहे हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में ओवरऑल सबके प्रयास की आवश्यकता है। इसके बाद आगे अन्य क्या उपाय किया जाना चाहिए, तो इन क्षेत्रों में टूरिज्म को सीमित किया जाए। हाल के वर्षों में पर्यटन का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है इन क्षेत्रों में। बढ़ते टूरिज्म की वजह से इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः कृषि और पशुपालन का कार्य होते रहा है ट्रेडिशनली। जब से यहाँ पर्यटन का तेज़ी से विकास हुआ है, यहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार के नए नए अवसर मिले हैं। इस क्षेत्र में बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के द्वारा भारी भरकम निवेश भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की लोकल सरकारों के द्वारा कोई पॉलिसी बनाने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। पॉलिसी तो बनाया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इन पॉलिसीज़ का क्रियान्वयन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है। इन क्षेत्र में जो पहाड़ी ढाल है, वहाँ पर फाइकस प्रजाति के पौधों को लगाया जाए। फाइकस प्रजाति के पौधों के एग्जाम्पल है बर, बरगद, पीपर, गूलर आदि। इनकी जो जड़ें होती हैं सरफेस रूट्स होती हैं, यानी कि वो चट्टानों पे फैल जाती हैं। ऐसे भी चट्टान के अंदर तो जड़ जा नहीं पाएगा। ये जो सरफेस रूट्स होती है चट्टानों के साथ मजबूत ग्रिप बनाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के पहाड़ी ढालों पर बड़ी संख्या में बांस को भी लगाए जाने की आवश्यकता है। बांस का जो जड़ होता है वो भी काफ़ी मजबूत ग्रिप बनाता है।